और कार्यों में देखो समझना। नंबर 1, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 72। इसके बाद में दूसरा कार्य आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद का गठन करता है। संघीय मंत्री परिषद का गठन, तो राष्ट्रपति के द्वारा संघीय मंत्री परिषद का गठन आर्टिकल 74 के द्वारा किया जाता है। द्वारा संघीय मंत्री परिषद का गठन आर्टिकल 74। अब आर्टिकल 75 में देखो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अर्थात यहाँ 4 प्रकार के प्रश्न है। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और प्रधानमंत्री होता है नियुक्त न कि मनोनीत और न कि निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित, ओनली प्रधानमंत्री नियुक्त होता है न कि मनोनीत और निर्वाचित। तो इन सभी का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 75। इसके बाद में आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा की कार्यवाही को भंग कर सकता है। लोकसभा की कार्यवाही को भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति। जबकि यदि हम संदर्भ में बात करते हैं तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को। और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। अब लोकसभा का मान लो कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही को भंग करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। जब स्थगित या कार्यवाही को भंग करने का अधिकार तो लोकसभा अध्यक्ष है, लेकिन लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है, लोकसभा अध्यक्ष आंसर होगा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तब आंसर होगा राष्ट्रपति। और ये सभी प्रावधान दे रखे हैं आर्टिकल 85। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 93। अब आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अर्थात संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के द्वारा। यह संयुक्त अधिवेशन जैसे साधारण विधेयक के मामले में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, विशेष अधिवेशन के मामले में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है संयुक्त अधिवेशन संसद के दोनों सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा के सदस्य इसको पारित करने से रोक रहे, तब और यदि वो विधेयक पारित करना अनिवार्य है तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को बैठाकर इसका संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस विधेयक को पारित करवा लिया जाता है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया है वो आर्टिकल 108। लेकिन संसद का संयुक्त अधिवेशन अब तक 4 बार बुलाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार। पहली बार 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में, दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा चुका है। दूसरी बार यही 1978 में बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में, तीसरी बार यही 2002 में आतंकवाद के संदर्भ में, और आतंकवाद के संदर्भ में जो कानून बना था आतंकवाद, और इस कानून को बोलते हैं पोटा कानून या आतंकवाद के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 2002 में। और चौथी बार 2016-17 में जीएसटी विधेयक यह वस्तुकर सेवाकर विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो अब तक संसद का संयुक्त अधिवेशन 4 बार। पहली बार 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक, दूसरी बार 1978 बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में, तीसरी बार 2002 में आतंकवाद के संदर्भ में, और चौथी बार 2016-17 में जीएसटी विधेयक के संदर्भ में।
अब बात करते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। देखो दोस्तों, यहाँ से सर्वाधिक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, तब अपना आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जबकि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो राष्ट्रपति। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन? 4 बार। पहली बार 1961 किसके संदर्भ में? दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में। दूसरी बार 1978 बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में। तीसरी बार 2002 में आतंकवाद के संदर्भ में। और 2016 में जीएसटी विधेयक या वस्तुकर सेवा कर विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा चुका है। तो ये सभी प्रावधान दे रखे हैं आर्टिकल 108। अब इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संसद का 17वां स्थान। देखो इस बार 2017-18 की जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन पूछा है कि संसद का 17वां स्थान है राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, लेकिन ये कितनी बार बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद का जो 17वां स्थान है वो 2 बार बुलाया जाता है। 2 बार कब? एक तो नई लोकसभा के चुनाव के समय, एक नई लोकसभा के चुनाव के जैसे गठन हो गए तब, और एक नए वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद का 17वां स्थान बुलाया जाता है। तो संसद का 17वां स्थान का जो प्रावधान है वो भी आर्टिकल 108। कार्यों में देखो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किस प्रकार? देखो जैसे मान लो ये संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो धन विधेयक यानी बजट, ये धन विधेयक 110 के तहत राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है धन विधेयक को, और अनुमति प्रदान करने के बाद में यही धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। अर्थात धन विधेयक सबसे पहले संसद के कौन से सदन में लाया जाता है? तब अपना आंसर होगा लोकसभा। अब लोकसभा में इसे पारित करने के बाद में यही धन विधेयक राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के सदस्य यदि इसको पारित नहीं करते हैं तो वो अधिकतम 14 दिन तक, यानी 14 दिन बाद में इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अर्थात राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है अधिकतम? तो आंसर होगा 14 दिन। या धन विधेयक संसद के कौन से सदन में पारित होना आवश्यक है? तब आंसर होगा लोकसभा। अब धन विधेयक किसकी अनुमति से संसद में या लोकसभा में लाया जाता है? तब आंसर होगा राष्ट्रपति। अब धन विधेयक का निर्धारण कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इसका जो निर्धारण किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष। देखो दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छे 2 प्रश्न है। धन विधेयक किसकी अनुमति के बाद ही संसद में लाया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। धन विधेयक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा क्वेश्चन बनता है धन विधेयक सबसे पहले संसद के कौन से सदन में लाया जाता है? आंसर होगा लोकसभा। धन विधेयक कौन से सदन में पारित होना आवश्यक है? आंसर होगा लोकसभा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? आंसर होगा 14 दिन तक रोक सकती है। ये सभी प्रावधान आर्टिकल 110 में दे रखे हैं। अगला कार्य है आर्टिकल 123। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब है अस्थायी कानून। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश या अस्थायी कानून आर्टिकल 123 के द्वारा जारी किया जा सकता है। यही अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अध्यादेश अधिकतम लागू रह सकता है, तब आंसर होगा 6 माह तक। लेकिन इस अध्यादेश को लागू करने की शर्तें 2 प्रकार की शर्तें हैं। पहली शर्त दे रखी है इसकी कि लोकसभा की कोई बैठक यानी कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही हो। दूसरी, सरकार को तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, सरकार को तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब यही राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। लेकिन अब तक इतिहास में यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक अध्यादेश लागू करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। इनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश लागू किए गए। 33 बार अध्यादेश लागू किए थे इनके समय। अर्थात सर्वाधिक अध्यादेश वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है?
6 माह तक। अध्यादेश लागू करने की शर्तें कितनी है? 2 प्रकार की। पहली शर्त है लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही हो, दूसरी शर्त है सरकार को तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो और तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और यही अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जा सकता है। अब यहाँ 2 चीजें याद कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो कार्य दीर्घ है वो 123, यदि इन दोनों अक्षरों को चेंज करते हैं तो ये हो गया अनुच्छेद 213 के द्वारा यही अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा भी लागू किया जा सकता है। तो राज्यपाल अध्यादेश लागू करेगा आर्टिकल 213, इन दोनों अक्षर को चेंज करते हैं तो वापस हो गया 123। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। अगला कार्य है राष्ट्रपति के आर्टिकल 143। देखो 143 को याद करना बहुत आसान है, फिर भी समझना। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी संवैधानिक प्रश्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस से सलाह मांग सकता है, और ये सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143। इसको हम दूसरे आसान तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को समझते हैं हम यहाँ पर गर्ल और सुप्रीम कोर्ट है इसमें बॉयज। अब मान लो दोनों के बीच में यदि 143 हो जाता है तो पत्रों का आदान प्रदान होगा यानी वार्तालाप होगी, और यही वार्तालाप किसके तहत हो रही है? 143। मतलब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मध्य जो वार्तालाप हो रही है वो किसके द्वारा? 143 के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी भी ये बॉयज है यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी प्रश्न के मामले में इसको सलाह दे सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति इसकी सलाह माने। ये सभी कार्य प्रणाली दर की आर्टिकल 143, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किसी संवैधानिक प्रश्न के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना आर्टिकल 143। राष्ट्रपति का अगला कार्य है कि देखो राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है, किन को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इनके संदर्भ में बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जिन व्यक्तियों को, जिन महत्वपूर्ण अधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है, उन अधिकारियों के संदर्भ में समझना ध्यान से। एक लाइन में समझना, सारे जितने भी अधिकारी है उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और उप कुलपति, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। नंबर 2, इनके द्वारा दूसरा उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद में प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तीसरी मंत्री परिषद के सदस्य, और इनके जो सदस्य होते हैं इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। परिषद के सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही। अब इस मंत्री परिषद में कई बार वो वर्ड लिख देता है मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट मंत्री, इनको भी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायाधीशों को भी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही। लेकिन यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न है, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा। देखो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, बच्चा स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ इसमें ठीक है राष्ट्रपति, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि उनको शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। इसके द्वारा आयोग में जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग यानी जितने भी आयोग है, और इन आयोगों के अध्यक्ष प्लस सदस्य, और इन सब की जो नियुक्ति और शपथ है इन सभी में राष्ट्रपति आएगा।
तो राष्ट्रपति के द्वारा निम्न व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाती है। नंबर 1, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, उपकुलपति और उसके सदस्य आ गए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य या मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, इनको भी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की ओनली नियुक्ति की जाती है, जबकि शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और उनको सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियां और इन शक्तियों के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की देखो, एक पहली शक्ति है वीटो पावर शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति ये 3 प्रकार की है। पहली जो है अत्यांतिक वीटो पावर, अत्यांतिक वीटो पावर। दूसरी है निलंबनकारी वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर। और तीसरी है पॉकेट पावर बोल दो, जैसे जेबी वीटो पावर। अर्थात राष्ट्रपति की जो वीटो पावर शक्ति है वो 3 प्रकार की है, अत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट पावर या जेबी वीटो पावर। अब देखो इनमें से अत्यांतिक वीटो पावर शक्ति कौन सी होती है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, संसद, और संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे या नहीं करे, ये इस प्रकार की शक्ति है, वो कहलाती है अत्यांतिक वीटो पावर। लेकिन राष्ट्रपति किसी दूसरे प्रकार निलंबनकारी, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के द्वारा वापस यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी पुनर्विचार के द्वारा भेजा गया विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होता है, तो इस प्रकार की शक्ति कहलाती है निलंबनकारी। और राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करता है और न ही उसे वापस लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए खुद के पास रख लेता है, इस प्रकार की शक्ति कहलाती है पॉकेट पावर या जेबी वीटो पावर। अब यहाँ से प्रश्न एक आता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संघीय मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। तब आंसर कहलाएगा निलंबनकारी। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या उसे अनुमति प्रदान करता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति कहलाती है अत्यांतिक वीटो पावर। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए खुद के पास रख लेता है, ये शक्ति कहलाती है पॉकेट पावर या जेबी वीटो पावर। तो अब तक राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर शक्तियों में इस जेबी वीटो पावर शक्ति का प्रयोग केवल एक बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पोस्ट ऑफिस विधेयक पर, पोस्ट ऑफिस आपातकालीन शक्तियां, देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां वो 3 प्रकार की। कई बार एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रकार, तो प्रकार है ये 3 प्रकार कौन कौन से? एक आर्टिकल 352, दूसरी तरीके आर्टिकल 356 और तीसरी तरीके आर्टिकल 360। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है और 3 प्रकार के। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां है ये स्रोत यानी कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ये संविधान आपातकालीन शक्तियां जर्मनी देश के संविधान से ली गई है। अब हम देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियों में 352, 356 और 360 ये तीनों को अलग अलग तरीके से यानी सविस्तार से समझते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों में पहला आर्टिकल दे रखा है अनुच्छेद 352। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि 352 का प्रयोग कब कब हो सकता है। तो 352 का प्रयोग सबसे पहले देश पर बाहरी आक्रमण, अपने देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जिसे बोल सकते हैं आंतरिक विद्रोह की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 संविधान संशोधन 44वां और 44वें के द्वारा 1978 में आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
तो कई बार एग्जाम में आता है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, तो आंसर है 44वां संशोधन, और यह संशोधन होता है 1978। इससे ठीक पहले अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। पहली बार इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जा सकता है। तो पहली बार 352 का प्रयोग देश में कितने समय के लिए किया जा सकता है? 6 माह के लिए। आवश्यकता पड़े तो इसे 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकतम प्रयोग कितने समय के लिए किया जा सकता है? देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसका अधिकतम प्रयोग अनिश्चित काल के लिए, कोई समय अवधि नहीं है, अनिश्चित काल के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पहली बार जब इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जाता है तो संसद में अनुमोदन की अवधि 1 माह के भीतर संसद में अनुमोदन आवश्यक है। यदि संसद में अनुमोदन इसे प्राप्त नहीं होता है तो आपातकाल निरस्त वापस राष्ट्रपति को करना पड़ता है। अर्थात 352 का प्रयोग की अनुमोदन की अवधि संसद में 1 माह। इसके बाद में देखो अब तक देश में इसका प्रयोग कितनी बार हो चुका है? अब तक देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। 3 बार कब कब हो चुका है इसका प्रयोग? पहली बार इसका प्रयोग 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग, चीन युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। दूसरी बार इसका प्रयोग 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया। तीसरी बार 24 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर, अशांति के नाम पर इसका प्रयोग किया गया। तो अब तक 3 बार देश में 352 का प्रयोग हो चुका है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय, इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय देश के जो राष्ट्रपति, देखो इनका यहाँ से एक प्रश्न आता है कि देश में पहली बार आपातकाल लगा तब भारत के राष्ट्रपति थे, तब आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन के समय। दूसरी बार आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971, इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और तीसरी बार इसका प्रयोग होता 24 जून 1975, और ये आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग हुआ था। इस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी। अर्थात 352 का प्रयोग अब तक देश में कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग 24 जून 1975 को। देखो एग्जाम में सर्वाधिक बार आया हुआ किसने कि आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल कब लगा था? तो अपना आंसर होगा 24 जून 1975। अगली राष्ट्रपति का शक्ति है आर्टिकल 356। देखो ध्यान से समझना, आर्टिकल 356 का प्रयोग कब कौन सी कंडीशन में होता है? देखो राज्य की संवैधानिक सरकार यदि सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हो तब राज्यपाल अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति को सूचना भेजता है। तब राष्ट्रपति उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 356। ये राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होता है तो राज्य कार्यपालिका की सभी शक्तियां, कार्यपालिका की सभी शक्तियां वो राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथों में निहित होती है? तो अपना आंसर होगा राज्यपाल। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 356। पहली बार उस राज्य में इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 6 माह और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका अधिकतम प्रयोग 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। देखो दोस्तों 2016 की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए किया जा सकता है? तब आंसर होगा 3 वर्ष। अब पहली बार जब इसका प्रयोग 6 माह के लिए किया जाता है तब संसद में इसे अनुमोदन की अवधि 2 माह,
यानी 356 के अनुमोदन की संसद में जो अवधि दे रखी है वो 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को वापस वो राष्ट्रपति शासन निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार 356 का प्रयोग राज्यों में किया जा सकता है। अब बात करें अपने देश में सबसे पहले 356 का प्रयोग कौन से राज्य में हुआ। 356 का प्रयोग सबसे पहले पंजाब राज्य में इसका प्रयोग किया गया और पंजाब राज्य में इसका प्रयोग 1954 में किया गया, 1951 में इसका प्रयोग किया गया था। इस समय पंजाब राज्य में जो सरकार थी मनोनीत सरकार थी, मनोनीत सरकार अर्थात सबसे पहले देश में 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में, लेकिन निर्वाचित सरकार के समय, निर्वाचित सरकार के समय इसका प्रयोग सबसे पहले केरल राज्य में किया गया और इस केरल राज्य में इसका प्रयोग 1954 में किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने देश में पहली बार निर्वाचित सरकार 1952 में बनी थी। 1952 से पहले सभी राज्यों में जो सरकार थी वो सरकार थी मनोनीत, अर्थात देश में सर्वप्रथम 356 का प्रयोग तब आंसर होगा पंजाब। देश में सर्वप्रथम निर्वाचित सरकार के समय इसका प्रयोग किया गया तब आंसर होगा केरल, क्योंकि केरल में इसका प्रयोग 1954 में किया गया, लेकिन इस समय सरकार थी कौन सी, निर्वाचित। और 1951 में जब प्रयोग किया गया इसका तब यहाँ पर सरकार थी मनोनीत सरकार। देखो यहाँ से दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस समय केरल में जो सरकार थी वो दल था साम्यवादी दल, साम्यवादी दल। और इस साम्यवादी दल जैसे ही आता है तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न और आते हैं सामने। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन से राज्य में बनी थी, केरल राज्य में। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कौन से राज्य में बनी, तो गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केरल राज्य में। दूसरा क्वेश्चन है, देश में गैर कांग्रेसी सरकार के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा, तब भी आंसर होगा केरल। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। निर्वाचित सरकार के समय राष्ट्रपति शासन, आंसर होगा केरल। ये देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, केरल। देश में गैर कांग्रेसी सरकार के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन, तब भी आंसर आएगा केरल। अब देश में सर्वाधिक अवधि के लिए इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य में इसका प्रयोग 6 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन अपने देश में सर्वाधिक बार इसका प्रयोग किया गया है अब तक उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग 10 बार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद में मणिपुर में इसका प्रयोग 10 बार किया जा चुका है। इसके बाद में पंजाब में इसका प्रयोग 9 बार किया जा चुका है। पंजाब के बाद में केरल में इसका प्रयोग 9 बार किया जा चुका है। तो अपने देश में सर्वाधिक बार 356 का प्रयोग, तब या तो ऑप्शन में लिखा होगा उत्तर प्रदेश या लिखा होगा मणिपुर। इनमें सर्वाधिक बार 10-10 बार, पंजाब और केरल में इनका प्रयोग 9-9 बार किया गया है। अब बात करते हैं देश में अब तक इसका प्रयोग कुल कितनी बार हो चुका है, लेकिन अब तक इसका प्रयोग 127 बार हो चुका है। लेकिन ये वर्तमान समय में आगे जैसे किसी राज्य में बढ़ता जाएगा तो ये काउंटिंग संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये करंट जीके के हिसाब से क्वेश्चन है, आगे इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का अब तक राजस्थान में कितनी बार प्रयोग हो चुका है, इसको दोस्तों ध्यान से समझना। राजस्थान में इसका प्रयोग अब तक 4 बार हो चुका है। 4 बार कब कब हुआ है, इसे एक हम छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसे समझना वो के लिए। तो देखो इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसे एक बार एक जंगल में 2 दोस्त थे, वो गुजर रहे थे और दोनों दोस्त गुजर रहे थे, तब संध्या यानी अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही दोनों बातें कर रहे कि यार हम साथ साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं। तो ये लाइन याद रखना दोस्तों, हम साथ साथ है तो कोई टेंशन नहीं। देखो यदि दोस्तों इन दोनों ही के ऊपर मान लो कोई टेंशन आ जाए तो इनकी एफडी कराते हैं। तो एफडी का जो सही समय होता है वो सही समय होता है मार्च अप्रैल में एफडी कराओ। तो देखो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और चारों बार कब कब लगा है, आसानी से चुटकियों में याद कर सकते हो आप। कैसे,
देखो हम साथ साथ है तो कोई टेंशन नहीं, सात का मतलब सात, इस सात का मतलब सात, कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब जीरो। और ये जो बात कर रहे थे दोनों, ये दो बच्चे थे अर्थात दो। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको काउंटिंग आती होगी, जैसे 196, 197, 198 और 199। पहला अंक लिखा है यहाँ पर 7, दूसरा अंक लिखा है 7, तीसरा अंक है 0, चौथा अंक है 2। अर्थात राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। अब महीनों की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च। तो पहली बार मार्च 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरा महीना लिख रखा है यहाँ पर अप्रैल, तीसरा लिख रखा है एफ का मतलब है फरवरी और डी का मतलब है दिसंबर। अर्थात देखो पहली बार मार्च 1967, दूसरी बार अप्रैल 1977, तीसरी बार फरवरी 1980 और चौथी बार दिसंबर 1992। अब बच्चे कहते हैं कि सर महीना हो गया लेकिन महीने की तारीख 3-4 दे दी जाए ऑप्शन में, तब क्या करें? तो ये तारीख ज्ञात करने का भी बहुत एक आसान तरीका है। देखो यहाँ पर पहली तारीख लिख रहे हो 1 लिखो, मार्च का महीना तीसरा आता है अर्थात 3 लिखो। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967। अब यहाँ पर दूसरी तारीख लिख रहे हो 2 लिखो, महीना यहाँ पर आता है अप्रैल यानी चौथा महीना, तो दूसरी बार लगा था 24 अप्रैल 1977। अब यहाँ दोनों जगह 1-1 लिख दो। अब पहली बार जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो उसको जोड़ सिखाया जाता है, उसके बाद में सिखाते हैं उसको बाकी यानी गठाना। तो पहली बार अंकों को जोड़ना है, दूसरी बार गठाना है। तो देखो यहाँ पर 4 और 2 गए 6, 6 में से 1 गया तो 5, अर्थात तीसरी बार 16 फरवरी 1980 को और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 को लगा। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। तीसरी बार भैरू सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लगा और चौथी बार भी इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लगा। तो सर्वाधिक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा वो किनके समय? भैरू सिंह शेखावत के समय। तो ये था राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन अनुच्छेद 360। देखो 360 का प्रयोग किया जा सकता है अपने देश पर। एक तो आर्थिक संकट है या बोल दो इसे वित्तीय संकट की स्थिति में देश में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग पहली बार मात्र 1 माह के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतम जो है 3 माह तक किया जा सकता है, इससे अधिक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करें अवधि, यानी इसका प्रयोग जब होता है तो संसद में जो अनुमोदन की अवधि है वो 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को इसे वापस निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ती है। देश में अब तक इसका प्रयोग 1 बार भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। 360 का प्रयोग कौन से राज्य में नहीं होता? तब आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में, क्योंकि यहाँ का जो भारतीय संविधान की धारा 370 है, ये यहाँ का संविधान ही इसके तहत अलग है, अर्थात इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। लेकिन जब वित्तीय संकट की स्थिति में इसका प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में जैसे वेतन भत्ता आदि में कटौती की जा सकती है। अर्थात मान लीजिए आर्थिक संकट आ जाए तो सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं रहने की देते हैं उनमें राष्ट्रपति के द्वारा कटौती की जा सकती है। और ये सभी शक्तियां दे रखी है राष्ट्रपति के आर्टिकल 360। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।